हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे एसएससी जीडी का आरडब्ल्यूए मॉक टेस्ट। आरडब्ल्यू ऐप पर जो फ्री वीकली मॉक टेस्ट होते हैं, तो आज जो मॉक टेस्ट हुआ था एसएससी जीडी का 19 अप्रैल को, उसका हम करेंगे मैथ्स सॉल्यूशन। और मैथ्स में आते हैं इसमें 20 क्वेश्चंस। तो 20 क्वेश्चन को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार पर व्यास, लंबवृत्तीय शंकु, शंकु होता है कोण, के आधार पर व्यास, व्यास यानी डायमीटर 60 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। तो शंकु का वक्र वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। देखो, जो व्यास दे रखा है हमें डायमीटर, व्यास होता है डायामीटर। तो जो डायमीटर है वो कितना है, डायमीटर हमारे पास 60 सेंटीमीटर, कितना है 60 सेंटीमीटर। और व्यास का आधा क्या होता है, रेडियस होता है, रेडियस यानी त्रिज्या। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर। ओके, हमें हाइट कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है 16 सेंटीमीटर, कितनी 16 सेंटीमीटर। हमें बताना क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, या बोल सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी CSA, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, CSA ऑफ कोन, कोन यानी शंकु। तो वो क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है कोन का, शंकु का, तो होता है पाई आर एल। ऑप्शन के अनुसार पाई की वैल्यू नहीं रखी थी, तो पाई की हम एज इट इज ऐसे रख देंगे। जो आर है हमारा रेडियस वो कितना है 30। और एल कैसे निकालेंगे, एल होता है स्लैंट हाइट। तो इसे कैसे निकालते हैं, एल का फॉर्मूला अलग होता है, वो होता है एल स्क्वायर, इक्वल होता है आर स्क्वायर और प्लस होता है एच स्क्वायर के। तो आर स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर है 30, 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 900 आएगा, प्लस एच स्क्वायर, एच कितना है हाइट 16 और 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 आएगा। उसके बाद इसे अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1156, 1156 एल स्क्वायर के बराबर। अब मुझे बताओ 1156 किसका स्क्वायर होता है। तो इसे कैसे पता लगाएंगे 1156, या तो इसका फैक्टर कर लो, और जो पेयर आएंगे पेयर में, जैसे देखो इसके फैक्टर कर सकते हैं, या एक और तरीका होता है जो मैं आपको हर हर बार बताता हूँ। देखो कैसे, 1156, ठीक है। अब 1156 देखो, इसका यूनिट डिजिट कितनी है 6, और 6 यूनिट डिजिट किसके स्क्वायर में आती है, तो एक तो आती है 4 का स्क्वायर करेंगे तब आएगी, और 6 का स्क्वायर करेंगे तब आएगी यूनिट डिजिट। जैसे 34 का स्क्वायर करेंगे तो भी 6 आएगा यूनिट डिजिट, और 44 का करेंगे तो भी, मतलब या तो 4 होना चाहिए, या अगर हम करते हैं 56 का, या तो पीछे यूनिट डिजिट या तो 6 हो या 4 हो, तो उसके स्क्वायर में क्या आता है यूनिट डिजिट 6 आती है, ठीक है। तो 6 यूनिट डिजिट किसके स्क्वायर में आती है, 4 और 6 के में। ओके, इन दो नंबर को भूल जाओ। अभी देखो 11 बचा, 11 किसके स्क्वायर में के बीच में आएगा, तो देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो ये होता है 9 और ये होता है 16। तो 16 तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, तो 11 इन दोनों के बीच में आता है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे लगा दो 3, या तो ये 34 का स्क्वायर होगा या फिर ये 36 का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर 2 डिजिट आ गई हमारे पास, इनमें से कौन सा होगा, तो देखो 9 से 11 देखो और 11 से 16 देखो, 9 और 11 के बीच का अंतर कितना है 2, और 11 और 16 के बीच का अंतर कितना है 5। अब मुझे ये बताओ 9 और 11 और ये 16, तो जो 11 है ये वाली संख्या, ये किसके ज़्यादा करीब है, ये छोटी वाली संख्या के ज़्यादा करीब है या बड़ी वाली संख्या के ज़्यादा करीब है। तो देखो ये 9 के ज़्यादा करीब है ना, 9 यानी छोटी वाली संख्या, तो यानी 34 और 36 ये छोटी वाली संख्या के ज़्यादा करीब है, इसलिए छोटी वाली संख्या का आंसर राइट हो जाएगा, यानी 1156 होता है 34 का स्क्वायर। ऐसे निकाल सकते हैं, या दूसरा अगर मेथड आपको, 1156 को क्या करो फैक्टर करो, इसे 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो फिर इसे काटो, फिर 2 2 के पेयर बनाओ, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 34 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने लिख दूंगा यहाँ एल स्क्वायर इक्वल 34 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, जो हमारा एल होगा वो कितना होगा, स्लैंट हाइट कितनी होगी 34। तो यहाँ पे एल की जगह रख देंगे हम 34। तो हमारा जो आंसर आएगा 30 का मल्टीप्लाई 34 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1020 पाई, और पाई की वैल्यू नहीं रखी थी ऑप्शन में, इसलिए एज इट इज लिख देंगे 1020 पाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा 1020 पाई। तो क्वेश्चन नंबर अब हम नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, 4500 की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की कितनी दर पर 5 वर्षों में 6525 हो जाएगी। देखो कितने वर्षों में हो जाएगी, प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा है, प्रिंसिपल हमें दे रखा है 4500 रुपये, और हमें अमाउंट कितना दे रखा है, हमें अमाउंट दे रखा है 6525 रुपये, 6525 रुपये। यहाँ से हम ऐसा ही निकाल सकते हैं, ऐसा यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज निकाल सकते हैं। तो वो कितनी होगी, अमाउंट में से 6525 में से अगर हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे 4500, तो हमारी ब्याज आ जाएगी, और वो ब्याज कितनी होगी, तो वो होगी हमारी 2025। कितनी हो जाएगी 2025। अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कौन सा, SI इक्वल PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100। तो SI कितनी है, साधारण ब्याज कितनी है हमारी, तो वो है 2025। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है हमारा 4500,
और रेट रेट हमसे पूछा है साधारण ब्याज की कितनी दर पर, तो रेट पूछा है तो आर का आर एज इट इज लिख देंगे। टाइम कितना है 5 वर्षों में, तो यहाँ लिख देंगे 5 और डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 100 से, तो 0 0 तो दो जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 5 से इसे काटेंगे तो 5 चौक 20 और ये कटेगा कितनी बार 5 चौक 20 और 0 पंचम 25 बार, और 45 से ऐसे काटेंगे तो ये कटेगा 9 बार, क्योंकि 9 पचे 45 9 चौक 36 और 4 40 होते हैं 9 बार, यानी रेट कितना आ जाएगा, रेट आ जाएगा 9%। कितना आ जाएगा 9%। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा 9%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक मिश्र धातु में दो धातुओं x और y का अनुपात 2:3 है। एक अन्य मिश्र धातु में समान धातुओं x और y का अनुपात 7:3 है। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे नए बने मिश्रण में धातु x का प्रतिशत 50% हो। देखो x y का जो अनुपात है, x y का अनुपात वो है 2:3। एक मिश्र धातु है उसमें 2:3 है, दूसरा एक मिश्र धातु है जिसमें x y का अनुपात कितना है 7:3। 7:3। अब जो है उन दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे जो नया मिश्रण बनेगा उसमें x का प्रतिशत कितना होगा 50%। अब मुझे ये बताओ x और y, अगर x 50% होगा, x 50% होगा तो y कितना होगा, y भी 50% होगा, यानी इन दोनों का रेशियो कितना होगा, इन दोनों का रेशियो होगा 1:1। तो हमारा मतलब सवाल का परिणाम क्या निकला कि हमारा एक मिश्र धातु है जिसमें x और y जो मिश्र धातु हैं, दो धातु, उनका रेशियो कितना है 2:3। दूसरा जो मिश्र धातु है उसमें धातुओं का रेशियो कितना है 7:3। अब जब हमें मिलाना है और किस रेशियो में मिलाएं जो एंड में इनका जो रेशियो हो जाए वो 1:1 हो जाए। तो देखो इसे कैसे करेंगे, एलिगेशन मेथड से करेंगे। कैसे, अगर हम इसे एक मिश्र धातु में से, देखो एक मिश्र धातु है जिसमें रेशियो कितना है 2:3, तो इसमें से अगर हम x को देखें, x धातु को देखें, x से भी निकाल सकते हैं इसे और y से भी निकाल सकते हैं। देखो x को देखो, टोटल कितना है 2 और 3 5 है, x कितना है देखो 2/5, 5 में से 2 है ना, दूसरे मिश्र धातु में कितना है 7, किस में से 10 में से, टोटल कितना है एस एक्स को देखेंगे केवल एक्स को, एक्स कितना है 7, किस में से, टोटल में से 10 में से। अब जो एंड में आया वो कितना है 1 है, किस में से, टोटल 2 में से। अब देखो इसको अगर हम इसको डिनोमिनेटर को हटाना चाहें, इसे हर को, ये वाला 5 10 और 2 को, तो हम क्या करेंगे 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 2/5 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो ये 2/5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4। ओके, 7/10 में करेंगे तो कितना आएगा 7, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5। अब देखो रेशियो आ जाएगा यहाँ से, 7 और 2 का डिफरेंस कितना होता है 2, और 4 और 5 का डिफरेंस कितना आया 1। तो 2:1 हमें जो x और y है वो 2:1 में मिलाना होगा। अगर आप x से नहीं करना चाहते तो y से भी कर सकते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक मिश्र धातु है जिसमें x और y का अनुपात कितना है 2:3, एक दूसरा मिश्र धातु है जिसमें x और y का अनुपात कितना है 7:3। अब हमें ये मिलाने हैं और जो एंड में आएगा उसका अनुपात कितना होना चाहिए 1:1। 1:1 तो दे नहीं रखा था, आपने कैसे लिख दिया, तो उसमें दे तो रखा था 50% होना चाहिए, 50% x होगा 50% y होगा, तो रेशियो क्या होगा 1:1 होगा। तो मैंने किससे किया था, x से किया था। अगर हम y को देखें, y को देखो तो देखो ये 3 है, किस में से, टोटल में से 5 में से, ये 3 है टोटल 5 में से। दूसरे मिश्र धातु में देखो ये 3 है टोटल 10 में से, और एंड में देखो ये 1 है टोटल 2 में से। अब 5 2 और 2 सॉरी 5 10 और 2 को हटाएंगे तो 10 का मल्टीप्लाई कर दो इन सब में, किस में कर दो 10 का मल्टीप्लाई कर दो इन सब में। 10 का मल्टीप्लाई 3/5 में करेंगे, देखो ऐसे करेंगे ना, 3/5 इंटू में 10 करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ कितना आएगा 6 आएगा, यहाँ कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ कितना आएगा 5 आएगा। अब निकाल लो रेशियो, रेशियो कितना आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे रेशियो आ जाएगा 2:1। तो दोनों से अगर किसी एक से करेंगे, दोनों से करने का इतना टाइम नहीं है, तो वो कितना आ जाएगा 2:1। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन था ये, हमारा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा 2:1, 2:1 क्वेश्चन नंबर। अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4, यदि शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव द्वारा धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। हमसे पूछा है टाइम, कितना समय लगेगा, यानी हमसे पूछा है टाइम। और टाइम होता क्या है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 80 किलोमीटर की, और स्पीड क्या होगी, देखो नाव द्वारा धारा की दिशा में, जब नाव धारा की दिशा में जाती है तो नाव की चाल और धारा की चाल को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। देखो जब नाव द्वारा धारा की दिशा में बोलते हैं उसे डाउन स्ट्रीम। अगर कोई नाव धारा की दिशा में जाती है तो उसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है नाव की चाल यानी 14 और प्लस करते हैं धारा की चाल यानी 6, तो कितनी हो जाएगी स्पीड 20।
अगर धारा की विपरीत दिशा में होती तो इसमें माइनस करते। ओके, तो जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी हमारी 20 हो जाएगी, और 20 चौक 80, कितने घंटे लगेंगे 4 घंटे लगेंगे, यानी 4 आवर्स। 4 आवर्स। अरे मुझे ये बताओ, देखो नाव यहाँ से जा रही है, ओके, और धारा भी इधर से जा रही है, तो स्पीड तो उसकी इंक्रीज होगी ना। नाव की स्पीड ये होगी, धारा भी इधर की साइड बह रही है, तो वो नाव और तेज गति से जाएगी, यानी स्पीड को क्या करेंगे प्लस करेंगे। और नाव इधर से जा रही होती, धारा इधर से आ रही होती, तो स्पीड को क्या करते हैं माइनस करते। क्यों? क्योंकि नाव की चाल स्लो हो जाती, क्योंकि ये दोनों अपोजिट फोर्स लगाते, नाव इधर जाती और धारा इधर से बहती। तो जब इसे क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं अप स्ट्रीम, और इसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में हमेशा स्पीड को प्लस करते हैं, अप स्ट्रीम में हमेशा स्पीड को माइनस करते हैं। ओके, तो स्पीड को प्लस करेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस हमारा 80 किलोमीटर है ही, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4 आवर्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हमारा 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी भुजाओं का अनुपात 6:8:10 यानी 6:8:10 है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या है? परिमाप बोलते हैं, परिमाप किसको बोलते हैं? पेरीमीटर को, यानी सम ऑफ साइड्स, इनका सम ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स। तो ये एक 6 है तो 6x मान लेते हैं, एक 8x है और एक 10x है। ओके, मान लेते हैं ऐसे। तो जो पेरीमीटर होगा हमारा, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है? इनका सबका सम, यानी 6x प्लस 8x प्लस 8x और प्लस के 10x। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 8 और 6 14 और 10 24x। तो देखो जो पेरीमीटर होगा हमारा वो होगा 24x। अब x की जो भी वैल्यू आएगी यानी 24 का मल्टीपल होगा। और अगर हम ऑप्शन से देखें, ना तो ये 24 का मल्टीपल है, ना तो ये 24 का मल्टीपल है, ना ये 24 का मल्टीपल है, तो एक ही ऑप्शन 24 का मल्टीपल है। इसका आंसर हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। लेकिन आपको ये डिटेल में करना है तो कैसे करेंगे? देखो जो 6, 8 और 10 है ना, वो पाइथागोरस ट्रिपलेट है। पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब क्या है कि 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर अगर हम प्लस कर दें, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो वो 10 के स्क्वायर के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है? ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब होता है कि ये जो ट्राइंगल की साइड है वो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है, क्योंकि ये बनेगा राइट एंगल। यहाँ मानेंगे 6, यहाँ मानेंगे 8 और ये हो जाएगा 10। या फिर आप यहाँ 8 मान सकते हो या 6 मान सकते हो, तो यहाँ 10। तो जो लंबी साइड होगी, जो हाइपोटेन्यूस होगी, वो तो 10 ही होगी परमानेंट। आप यहाँ 6 रख लो या 8 रख लो, यहाँ या फिर 8 रख लो, यहाँ 6 रख लो। देखो मैंने एक तो शॉर्ट ट्रिक बता दी आपको कि पेरीमीटर निकालना है, 24x आएगा, 24 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन में देख लो 24 का मल्टीपल केवल एक ही है, तो 48 सेंटीमीटर ऑप्शन लगाओ और आगे बढ़ जाओ। अगर आपको डिटेल में करना है तो डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। 6, 8, 10 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब होता है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ बेस में जो होगा 8 या 6 होगा, और हाइट में 8 या 6, मतलब कोई भी एक, या तो 6 यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे ये बताओ, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल वो कितना होता है? तो वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट, और बेस कितना है? बेस है 6x, या आप मान सकते हैं 8x, और जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी? 8x हो जाएगी। x मानी है ना हमने, तो वो जो एरिया है वो कितना होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, और वो हमें दे कितना रखा है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वो 96 के इक्वल रख देंगे। अब देखो ऐसे हम काटें 2 से, तो 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 3x और 8 तिया 24, ये हो जाएगा 24x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 96। और 24 से 96 कितने बार जाएगा? 4 बार। और एक्स स्क्वायर इक्वल के हो जाएगा 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2। अब देखो एक्स की वैल्यू अगर 2 आ जाएगी तो 24x क्या था? पेरीमीटर था, परिमाप था। तो 24 और एक्स की वैल्यू रखेंगे हम 2, तो 24 दूनी कितनी हो जाएगी? यहाँ x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 24 दूनी हो जाएगा 48, वही मैंने पहले बताया था। तो 48 सेंटीमीटर्स का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, देखो यहाँ पर कितना लिखा है? 36 लिखा है। तो 36 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का स्क्वायर होता है, और 6 स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 6। अब देखो 256 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 250 में 6 जोड़ेंगे तो 256, और 256 किसका स्क्वायर होता है? 256 हो जाएगा। तो यहाँ पे 250 है, और 36 को सॉल्व करके आया 6, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 256। और 256 किसका स्क्वायर होता है? 256 स्क्वायर होता है 16 का, तो इसे हम लिख देंगे 16 का स्क्वायर, और स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। अब देखो 1280 है यहाँ पे, 1280 इसमें जोड़ेंगे हम 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 1296। कितना हो जाएगा? 1296 यानी 1296, और ये होता है 36 का स्क्वायर। आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये फेमस भी है, या आप निकाल भी सकते हैं फैक्टर करके, या मैंने जो मेथड बताया था उससे। तो ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ तक सॉल्व हो गया ये। तो 36 को किस में जोड़ेंगे? यहाँ 540 में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जोड़ेंगे 540 में 36 जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 576, और 576 का इसका स्क्वायर होता है 24 का होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 24 का स्क्वायर, और स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 24। अब 24 किस में जोड़ेंगे?
अब ये था 4600 बचा, तो एंड में बचा हमारे पास 4600 और प्लस 24, तो इसे हम करेंगे 4624 और देखेंगे ये किसका स्क्वायर होता है। तो इसे या तो आप फैक्टर कर सकते हैं, फैक्टर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा तो आप एक और मेथड से कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया था 4624। तो देखो यहाँ पे देखो 4624। अब जो 4 आता है वो किसके स्क्वायर में आता है, यानी 4 जो आता है हाँ, तो मैं क्या बोलता, हाँ 4 किसके स्क्वायर में आता है, एक तो 2 के स्क्वायर में आएगा, 2 का जो भी स्क्वायर करोगे, जैसे 32 का स्क्वायर करोगे, 42 का स्क्वायर करोगे, या फिर आप 12 का स्क्वायर करोगे तो उसके पीछे क्या आएगा, 4 आएगा, या फिर 8 के स्क्वायर में, है ना। तो ये यूनिट डिजिट 4 को देखेंगे, यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट किसके स्क्वायर में आती है, 2 का स्क्वायर करने में या 8 का स्क्वायर करने में कितना आता है, 4 आता है। इन दोनों संख्या को भूल जाओगे। 46 को देखो ये किसके स्क्वायर के बीच में आती है, ये तो देखो ये 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में आती है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 और 7 का होगा 49। 49 तो बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ये तो ये 62 का स्क्वायर होगा या ये 68 का स्क्वायर होगा। 6 लिख दिया, 6 क्यों लिखा, क्योंकि 7 इससे बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा वाले को नहीं लिखेंगे, छोटे वाले को लिखेंगे। ओके, तो ये 62 का स्क्वायर होगा या 68 का होगा। अब हमारे पास 2 नंबर आ चुके हैं, अब 2 नंबर में से किसका स्क्वायर होगा भाई ये, तो देखो 46 को लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बीच में। अब मुझे बताओ ये 36 के ज़्यादा पास है या 49 के ज़्यादा पास है, तो 36 से तो ये 10 दूर है और 49 के 3 ही कम है, 49 से 3 ही कम है और 36 से 10 ज़्यादा है, यानी ये 49 के ज़्यादा करीब है, यानी बड़ी वाली संख्या के ये ज़्यादा करीब है। और बड़ी वाली संख्या के ज़्यादा करीब है इसका मतलब क्या है कि 62 और 68 में जो बड़ी वाली संख्या है 68 उसी का ही स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये छोटी वाली संख्या के ज़्यादा करीब होता तो छोटी वाली संख्या का स्क्वायर हो जाता। यहाँ अभी ये बड़ी वाली संख्या के ज़्यादा करीब है तो इसका स्क्वायर नहीं होगा। ओके, तो ये हो जाएगा 68 का स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख देंगे 4624 जो होगा वो होगा 68 का स्क्वायर, स्क्वायर से इसे कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 68। आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप 4624 के फैक्टर कर सकते हैं, 2 के पेयर बना सकते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर हमारा, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर हमारा 7। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7, 23, 27, 29, 36 और 47 तथा x का औसत 35 है, तो x का मान क्या है। तो एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है टोटल सम, टोटल सम। तो टोटल सम करेंगे तो 7 और 7 और 6 13, 13 और 9 ये हो जाएगा 22, 22 और 7 हो जाएगा 29, 30, 31, 32, तो ये हो जाएगा 2, 3 कैरी, तो 4 और 3 7, 7 तो 9, 9 तो 11, 11 तो 13 और 3 16, तो ये हो जाएगा 162 और प्लस के x, क्योंकि x भी है ना, 23, 27, 29, 36, 47 तथा x, तो प्लस के x भी करेंगे। तो टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर है ये 6, ये होता है एवरेज। और एवरेज हमें दे रखा कितना 35, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 35 इक्वल, यहाँ लिखेंगे हम 162 प्लस x बटे 6, और 6 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 35 इंटू में 6, 35 इंटू में 6 इक्वल 162, 162 प्लस के x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे हम अगर हम सॉल्व करेंगे तो 162 प्लस x और 35 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो आ जाएगा 210, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 210 में से हमें घटाना होगा 162, तो ये आ जाएगा हमारी x की वैल्यू हो जाएगी 48, कितनी हो जाएगी 48, यानी x का मान कितना आया 48। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि की जाती है, देखो भिन्न मान लेते हैं हम x था, जो मूल भिन्न था वो कितना है xy, तो यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि की जाती है और उसके हर में 8% की कमी की जाती है, तो इससे एक नया भिन्न 16/17 यानी 16/17 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है, तो मूल भिन्न हमने मान लिया x अपॉन y है। ओके, तो इसमें अंश में, अंश होता है ऊपर वाला न्यूमिनेटर, तो उसमें 12% की वृद्धि की जाती है। तो 12% की वृद्धि कैसे करेंगे, 112 का मल्टीप्लाई, ओके 100 में प्लस कर देते हैं, 8% की कमी तो 100 में घटा देंगे 8, तो 92 की कमी कर देते हैं, तो हमारे पास एक भिन्न प्राप्त होता है 16/17। तो 16 से काटेंगे, 16 सत्ते 112, एक्स और वाई हमें बताना है मूल भिन्न जो एक्स वाई था, तो देखो वो कितना होगा 7 का मल्टीप्लाई इधर होगा और 92 का इधर होगा, तो ये हो जाएगा 92, और 17 का मल्टीप्लाई 7 में होगा तो ये हो जाएगा कितना 17 7 जा 119, तो एक्स और वाई कितना हो जाएगा 92/119 यानी 119, ये था मूल भिन्न हमारा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हमारा 9। वस्तु का सूची मूल्य 7600 था और इस पर 10% की छूट प्रदान की गई। इस वस्तु पर और कितनी छूट दी जाए जिससे इसका शुद्ध विक्रय मूल्य 5814 हो जाए। देखो एक वस्तु का जो मूल्य था, सूची मूल्य यानी मार्क प्राइस बोलते हैं उसे, तो मार्क प्राइस था 7600, इस पर 10% की छूट दी गई यानी वो 90/100 में बेचा गया। पहले वो 90/100 में बेचा गया, तो 0 से 0, 0 से 0,
76 का मल्टीप्लाई अगर हम 90 में करेंगे तो वो आएगा 6840। ओके, तो अब ये बोल रहा है कि वो 6840 की जो वैल्यू है ना, 6840, 6840, इस वस्तु पर और कितनी छूट दी जाए जिससे इसका शुद्ध विक्रय मूल्य 5814 हो जाए। यानी इस पर हमें छूट देनी है, और कितनी छूट देनी है हमें नहीं पता, तो हम मान लेंगे 100 माइनस एक्स परसेंटेज की छूट देनी है अपॉन 100। ऐसे तो करते हैं। जब 10% की छूट मिली थी, देखो जब 10% की छूट मिली थी तो हमने क्या किया था, हमने किया था 100 और 10% की छूट मिली थी इसलिए माइनस के 10/100। तो यही तो किया था हमने, 7600 और डायरेक्ट मैंने लिख दिया था 90/100, 90/100 क्योंकि 10% की छूट मिली थी। ओके, तो ऐसे कर देते हैं हम। तो एक तरीका तो ये भी है, लेकिन एक और तरीका है। देखो एक और तरीका है, मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ आपको। 6840 की वैल्यू है। ओके, तो ये हमें कितनी परसेंट छूट देनी है, जो कि ये 5814 हो जाए। तो देखो पहले तो ये देखो कितनी परसेंट छूट है इसमें, तो 6840 में से हम माइनस कर देंगे 5814, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 3 में से 1 जाएंगे तो 2, ये 0 और 1, तो ये हो जाएगा 1026 रुपये की छूट देनी है। कितने पे देनी है भाई, 6840 पर देनी है, और इंटू में कर देंगे हम 100, इंटू में कर देंगे हम 100, तो जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 दूनी 4। ओके, 2 से काट सकते हैं हम, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 और 2 से ये 5 बार। ओके, इसे अगर हम काटेंगे तो 3 बार कट जाएगा। हाँ, ये कट जाएगा 3 बार, और 3 पंजे 15, तो ये हो जाएगा 15%, 15%। या आप ऐसे भी कर सकते थे, जो मैं पहले कर रहा था वो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा दूसरे मेथड से बता देता हूँ। दूसरा मेथड क्या था कि 6840 पे हमें कितनी परसेंट की छूट मिले, तो वो हो जाता 100 माइनस x/100, कितनी परसेंट छूट मिले, जो कि हमारा प्रोडक्ट है वो कितने के रुपये का बिके, 5814। अगर आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से भी x की जो वैल्यू आएगी वो भी 15% आएगी। या आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 6840 की वैल्यू थी, अब वो हमने कितने में बिकी, 5814 में, तो कितने की छूट मिली, 1026 की छूट दी, किस पे दी, 6840 पर, इंटू में 100% निकालने के लिए 15% हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर हमारा 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10, ए किसी घर को 45 दिन में पेंट कर सकता है। तो ए किसी घर को भाई 45 दिन में पेंट कर सकता है, ए इक्वल 45 लिख देंगे। बी इसे 15 दिन में कर सकता है, तो बी के आगे लिख देंगे 15 दिन में कर सकता है। ओके, सी के साथ मिलकर वे इस काम को केवल 5 दिनों में कर सकते हैं। यानी अगर तीनों मिलकर करें सी के साथ मिलकर, तो इस काम को वो कर सकते हैं 5 दिनों में। टोटल काम कितना होगा, तीनों को एलसीएम लेंगे 45 होगा। तो ए एक दिन में कितना काम करता होगा, 1, और बी कितना करता होगा, 15×3 = 45, और तीनों मिलकर कितना करते होंगे, एक दिन में 9 काम करते होंगे। ओके, अब देखो जो तीनों जो हैं ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर एक दिन में 9 काम करते हैं। कितना काम करते हैं, 9। और ए कितना करता है एक दिन में 1 काम, बी कितना करता है एक दिन में 3 काम, और सी कितना करता है हमें निकालना होगा, तो 9। तो सी कितना आएगा 9, और माइनस के 3 और 1 4 होते हैं, 4 माइनस कर देंगे, यानी सी की वैल्यू कितनी आएगी, 5। सी की इफिशियंसी कितनी आएगी, 5। इसका मतलब क्या है, सी एक दिन में 5 काम करता है। ओके, 5 काम करता है सी कितने दिन में, एक दिन में, 1 डेज में 5 काम करता है। तो एक काम कितने दिन में करेगा, एक काम करेगा वो 1/5 डेज में। और हमें करना कितना है, टोटल काम करना है, क्योंकि पूछा भी है अकेला सी इसे कितने दिनों में कर पाएगा। तो टोटल काम कितना है, 45। तो 45 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से इसे काटेंगे, 5 ने 45 होते हैं, यानी 9 दिन 9 डेज में सी पूरा काम खत्म कर देगा। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हमारा 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11, एक व्यक्ति 8,000 की राशि 10% की वार्षिक ब्याज दर पर उधार लेता है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। 1 वर्ष की अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो हमारे पास प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हमारे पास 8,000। जो रेट था वो 10% था, रेट कितना था, 10% था, लेकिन वो 10% था वार्षिक ब्याज दर, लेकिन वो 1 वर्ष जो 10% था ना, वो वार्षिक था यानी एनुअली था। लेकिन जो ब्याज होती है वो अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है, यानी वो आधी हो जाती है, तो वो हो जाती है 5%। देखो जब रेट था वो 10% था, लेकिन जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है यानी सेमी एनुअली हो जाती है, तो रेट कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 5% हो जाएगा। अब 1 वर्ष की अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो भाई 1 वर्ष में कितने 6 महीने होते हैं, एक 6 महीने पे देनी पड़ेगी ब्याज, फिर दूसरे 6 महीने पे देनी पड़ेगी ब्याज, यानी ब्याज कितनी बार देनी पड़ेगी हमें, 2 बार। तो टाइम कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स, कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हमें ब्याज देनी पड़ेगी। ओके, तो देखो आप 2 तरीके से कर सकते हैं इसे। पहले तो 5% का फ्रैक्शन बना सकते हैं, तो 5% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो 5/100,
तो ये हो जाएगा 1/20। तो देखो पहली बार ब्याज देंगे 20 रुपये पर 1 रुपये की ब्याज होगी, तो हमारा अमाउंट कितना होगा 20/21। दूसरी बार जब ब्याज देंगे तो 20/21। ओके, तो हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा टोटल, 20 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे 400, और 20 का मल्टीप्लाई 41 में 21 का मल्टीप्लाई 21 में करेंगे तो 441। यहाँ से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा 41 रुपये। 400 रुपये लिए थे हमने और 441 रुपये चुकाए हैं, यानी 41 रुपये का ब्याज मिला है। लेकिन हमने लिए 400 रुपये थोड़ी थे, हमने तो लिए थे 8000 की राशि। तो जो 400 रुपये है ना, 400 रुपये, उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू होगी 8000। कितनी होगी 8000। तो 400 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 8000। तो 1 यूनिट की कितनी होगी 8000 बट्टे में 400। और हमें निकालना क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, वो कितनी है 41। कितनी है 41, 0000। 4 से ऐसे काटेंगे, 4 दूनी 8 0, और 41 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 820 रुपये। तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगी हमारी 820 रुपये। क्वेश्चन नंबर, अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 12। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12, किसी आयताकार मैदान की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है, 10% की वृद्धि की जाती है, तो मैदान के क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ऐसे देखो दो तरीके से हम कर सकते हैं। जो आयताकार मैदान होता है उसकी एक होती है लेंथ और एक होती है ब्रेथ, दो होते हैं ना। तो देखो इसमें 10% की वृद्धि की गई, इसमें 10% की वृद्धि की गई, इसमें भी 10% की वृद्धि की गई, तो टोटल वृद्धि कितनी हुई होगी। तो इसे दो तरीके से कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला होता है ना A+B, अगर वृद्धि की गई है और हमें वो लगानी है सक्सेसिव वृद्धि कितनी हुई है, तो इसका फॉर्मूला होता है A+B, A×B/100। तो इसे हम कर सकते हैं 10 + 10 प्लस ये हो जाएगा 10 × में 10। दो तरीके से, मैं दोनों तरीके आपको बता दूंगा। ये हो जाएगा 100, तो 0 से 0, 0 से 0, 10 और 10 कितने होते हैं 20, और प्लस 1 × 1 कितना होता है 1, तो ये कितना हो जाएगा 21% की वृद्धि होगी। कितनी होगी 21%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको दूसरे तरीके से करना है तो कैसे करोगे, देखो तो आयताकार था हमारा, तो उसका लेंथ हम मान लेते हैं, लेंथ था उसका 10A। कितनी थी 10A, और जो ब्रेथ थी, जो चौड़ाई थी वो थी 10B। ठीक है, उसे मान लेते हैं 10B। तो एरिया कितना हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 10A इंटू में 10B, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100AB। कितना हो जाएगा 100AB। पहले क्या था, पहले उसकी लेंथ थी 10A और ब्रेथ थी यानी चौड़ाई थी 10B, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 100AB। लेकिन अभी क्या होता है, मैदान की प्रत्येक भुजा में, प्रत्येक भुजा यानी कि लंबाई और चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाती है। और 10% की वृद्धि कैसे करेंगे, तो 10A में भाई अगर 10% की वृद्धि करेंगे तो 110/100 करेंगे। ठीक है, तो 0 से 0, 0 से 0, यानी अब जो हो जाएगी लेंथ, अब हो जाएगी 11A। ऐसी ब्रेथ कितनी हो जाएगी 11B। तो अब एरिया कितना हो जाएगा भाई, तो 11A यानी लेंथ इंटू में 11B यानी कि ब्रेथ, तो कितना हो जाएगा 121AB। 121AB। अब मुझे ये बताओ पहले एरिया कितना था, सामान्य एरिया कितना था 100AB, अब कितना हो गया है 121AB। तो कितना परसेंट बढ़ गया भाई, 100 पे जितना बढ़ता है उतना परसेंट होता है, 100 से 121 हो गया यानी 21% बढ़ गया। तो आप इस मेथड से भी कर सकते थे या इस मेथड से भी कर सकते थे। तो टोटल मतलब कोई सी भी मेथड से भी करो, आंसर कितना आ जाएगा 21%। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपना, क्वेश्चन नंबर हमारा 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, A/B। A/B कितना है 5/4। अब देखो B/C कितना है, B/C वो कितना है 6/5। C/D कितना है C/D, तो C/D हमारा 7/10। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है A/D। A/D डायरेक्ट निकाल सकते हैं कैसे, 5 का मल्टीप्लाई करो 6 में, 6 का मल्टीप्लाई 7 में, और 4 का मल्टीप्लाई 5 में, और 5 का मल्टीप्लाई 10 में, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा A/D। तो A को कितना आ जाएगा 5 6 30, और 30 सत्ते कितने होते हैं 210, इंटू में 4 पंजे 20, और 20 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 200। तो इसमें 0 से 0 कट जाएगी। हमारा जो A/D आएगा ना, A/D वो हो जाएगा 21/20, डायरेक्ट आ जाएगा हमारा 21/20। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हमारा 14, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो 1.2 और 2.7 का लघुत्तम समापवर्त्य यानी एलसीएम ज्ञात करें। तो हमें निकालना है एलसीएम 1.2 का एंड 2.7 का, एंड 2.7 का एलसीएम। तो देखो एलसीएम अगर हम निकालेंगे, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो सबसे पहले, तो इसे हम लिख सकते हैं 12/10, और दूसरे को हम लिख सकते हैं 27/10, 27/10 लिख सकते हैं। ओके, ऐसे हम लिख सकते हैं 6/5, 6/5, और ये तो 27/10 ही रहेगा। ठीक है, अब जो कोई संख्या फ्रैक्शन में होती है उसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो इन ऊपर वाले को तो लेते हैं एलसीएम, जो हमसे पूछा है वो ऊपर वाले का निकलेगा, यानी एलसीएम निकलेगा किसका, एलसीएम निकलेगा हमारा 6 और 27 का। ओके,
और जो नीचे वाला होता है ना, नीचे वाला फ्रैक्शन में ऐसा होता है, उल्टा निकालते हैं। एलसीएम पूछा है तो नीचे वाला क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा, 5 और 10। आराम से पूछा होता एचसीएफ तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते और नीचे वाले का एलसीएम निकालते। एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकलेगा और नीचे वाले का उसका उल्टा निकलता है, यानी एचसीएफ। तो 6 और 27 का एलसीएम बताओ मुझे कितना होगा, 54 होगा। और 5 और 10 का एचसीएफ कितना होगा, 5 होगा। 5 से ऐसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 10.8। तो इसका आंसर हो जाएगा 10.8। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपना, क्वेश्चन नंबर हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 15, तो देखो के का वह मान ज्ञात करें कि संख्या 72 के 460 के 6 से विभाज्य हो जाए। तो देखो 72 के 4 6 0 के किससे डिवाइड हो जाए, 6 से डिवाइड हो जाए। अब मुझे ये बताओ, जो संख्या 6 से डिवाइड होती है वो संख्या 2 से भी डिवाइड होती है और 3 से भी डिवाइड होती है। अब ये बताओ, जो 2 से डिवाइड होती है, 2 से डिवाइड होती है, उस संख्या के एंड में क्या होता है, तो उस संख्या के एंड में या तो 0 होगा। जो 2 से डिवाइड होती है उस संख्या के एंड में क्या होगा, यूनिट डिजिट में क्या होगा, इकाई अंक में क्या होगा, 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा। यही हो सकते हैं 2 4 6 8। ओके, जो संख्या 2 से डिवाइड होती है, देखो शुरू से देखो, जो संख्या 6 से डिवाइड होती है, बोला है ना क्वेश्चन में 6 से विभाज्य हो जाए, तो जो संख्या 6 से डिवाइड होती है वो 2 से भी होती है और 3 से भी होती है। ओके, अब जो संख्या 2 से डिवाइड होती है ना, उस संख्या के यूनिट डिजिट में या तो 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या फिर 8 होगा। तो के की वैल्यू जो नीचे है यूनिट डिजिट में है वो क्या है, के है। तो के की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 2 हो सकती है या 4 या 6 या 8। तो ऑप्शन में देखो, या तो 9 तो ये नहीं होगी कभी भी, ना 7 होगी कभी भी, तो या तो हो सकती है 4 या हो सकती है 8। अब कैसे निकालेंगे, 3 से कैसे चेक करेंगे, 3 से कोई संख्या डिवाइड होती है तो उनका सम करने के बाद वो जो सम है वो डिवाइड होना चाहिए। तो इनका सम करेंगे, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 6 19। तो यहाँ पे लिखेंगे 19 प्लस के यहाँ पे के और के कितना हो जाएगा 2k। ठीक है, और 3 से डिवाइड होगी तो इनका सम भी 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखो यहाँ 8 रखेंगे, अगर हम, वैसे मुझे पता है इसका आंसर 4 है लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ 8 रख के, तो 8 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 19 प्लस के की जगह रखो 8, तो 8 दूनी 16 और जो डिवाइड बाई 3, तो 9 और 6 कितने होते हैं 15, और एक और एक 2 और ये हो जाएगा 3। क्या 35 3 से डिवाइड होता है, 35 3 से डिवाइड नहीं होता, यानी 8 रखने पर ये संख्या डिवाइड नहीं होगी। ओके, अब हम रखेंगे क्या, अब रखेंगे कितना 4, तो ये कितना था, ये था 19 प्लस के 2k और डिवाइड बाई 3। तो अब हम के की वैल्यू क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 19 प्लस के 4 रखेंगे तो 19 और 8 ये हो जाएगा 3, तो 19 और 8 हो जाता है 27, यानी सम इसका क्या है 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9, 3 से डिवाइड हो गया। देखो इसका सम 4 रखने पर इसका सम 3 से डिवाइड हो गया, 4 रखने पर के की जगह 4 रखने पर 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, या 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी के की वैल्यू हो जाएगी 4। के की वैल्यू क्या होगी 4। अब क्वेश्चन नंबर, अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 16। क्वेश्चन नंबर 16 एक फ्रैक्शन है, वो सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा 50 माइनस 6 और 6 प्लस 1 कितना होता है 7 होता है। ओके, ऐसे बंद करेंगे ब्रैकेट, डिवाइड बाई 8 प्लस के 18। ओके, ये हो जाएगा 50 और माइनस के 6 7 42, तो ये कितना हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 8 और प्लस के 18। तो आंसर कितना आएगा हमारा, आंसर आएगा हमारा 19। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कितना आएगा 19। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर हमारा 17। क्वेश्चन नंबर हमारा 17, एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर अनाज बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बाट के स्थान पर 920 ग्राम के बाट का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए दशमलव के 2 स्थानों तक। ओके, तो देखो 920 ग्राम, उसका बट्टा जो है 920 ग्राम की जगह, यानी 1000 ग्राम, सॉरी 920 नहीं है, 1000 ग्राम की जगह, 1000 ग्राम की जगह वो यूज़ करता है 920 ग्राम। कितना, 920 ग्राम। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। हम मान लेते हैं 1 ग्राम जो था, 1 ग्राम वो खरीद के लाया, 1 ग्राम 1 रुपये का। ठीक है, 1 ग्राम 1 रुपये का। आप उसे सामान लेने गए, आप उसे सामान लेने गए कि भाई मुझे 1 किलो क्या बेच रहा है वो, अनाज। ओके, अनाज 1 किलो अनाज दे दो। ओके, तो क्या होता है 920 ग्राम, 920 ग्राम अनाज पर ही वो मशीन क्या बता देती है, 1000 ग्राम बता देती है। ठीक है, 1000 ग्राम बता देती है। 920 ग्राम एक्चुअल में जो अनाज होता है वो 920 ग्राम होता है, लेकिन उसकी मशीन उसको जो बाट यूज़ कर रहा है वो गलत बाट यूज़ कर रहा है, वो 1000 ग्राम दिखा देती है। ठीक है, आप उसे पैसे कितने दोगे मुझे ये बताओ। तो आप 1000 के दोगे, क्योंकि वो 1000 का बाट यूज़ कर रहा है, तो वो तो आप उसे 1000 रुपये लेगा। तो 1 ग्राम जब 1 रुपये का था तो आप उसे 1000 रुपये दोगे। ठीक है, आप उसे 1000 रुपये दोगे
और उसकी दुकान से कितना जाएगा, उससे उसकी दुकान से तो 920 ग्राम जाएगा, यानी उसकी दुकान से जाएगा 920 रुपये का सामान। अब मुझे ये बताओ 920 रुपये का सामान उसने 1000 रुपये में बेच दिया, क्योंकि उसने 1000 रुपये आपसे लिए ना, तो उसे 1000 रुपये में बेच दिया, यानी 920 ग्राम क्या 920 ग्राम सामान उसने 1000 रुपये में बेच दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि 920 रुपये की चीज़ उसने 1000 रुपये में बेच दी, यानी ये क्या हुई सीपी हुई और ये क्या हुई एसपी हुई। तो उसे फ़ायदा कितने का हुआ, फ़ायदा हुआ उसे 80 रुपये का। और किस पे हुआ 920 रुपये पर, क्यों, क्योंकि 920 ही उसकी कॉस्ट प्राइस है और इंटू में करेंगे 100, तो ये हो जाएगा जीरो से जीरो खत्म, 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8 और सॉरी 2 से नहीं काटो 4 से काट दो डायरेक्ट, तो 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 से काटो 20, तो ये हो जाएगा 200/23। कितना हो जाएगा 200/23, और 23 में जब 200 का डिवाइड करेंगे तो वो आएगा हमारा 8.69%। और ऑप्शन में 8.69 की जगह क्या लिखा था, ऑप्शन में लिखा था 8.70%। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 69 और 70 में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, तो 8.70% हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर अब हम नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 18, 4, 8, 15, 4, 8, 15 का हमें चतुर्थानुपाती क्या होगा ये पूछा है, यानी फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा। तो देखो अगर हमारे पास 3 संख्या हैं ए, बी और सी, और उनका हमें चतुर्थानुपाती यानी फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है, तो वो होता है बी इंटू में सी अपॉन ए। ऐसे ही अगर हमें 8 और 15 यानी 4, 8, 15 का हमें फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है, तो वो हो जाएगा 8 इंटू में 15 और डिवाइड बाई 4, तो 4 दूनी 8 और 15 दूनी 30। कितना हो जाएगा हमारा इसका आंसर 30। तो क्वेश्चन नंबर अब हम नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 19। तो इसको ऐड करना है हमें। ऐड कैसे करेंगे, देखो इसका मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको ऐड कैसे करना है। डायरेक्ट ऐड कर सकते हो आप, तो ऐसे लिखेंगे 22.4 के ऊपर बार लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि 4 रिपीट हो रहा है हमारा, 4 4 4 4 हमारा क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, एंड डॉट डॉट डॉट। ओके, यहाँ लिखेंगे इसे, इसमें ऐड क्या करना है 11.567 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 67 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या है 67 रिपीट हो रहा है, तो डॉट 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 डॉट। ओके, अब मुझे ये बताओ जब आप इसको ऐड करेंगे तो किसके ऊपर बार लगाओगे, यानी यहाँ पे 4 के ऊपर बार था, एक संख्या के बाद एक संख्या पर बार था, यहाँ 2 संख्या के ऊपर बार था, तो किसके ऊपर बार लगाओगे। तो इसका सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का हल क्या है, देखो पॉइंट देखो यहाँ पे पॉइंट, और पॉइंट के बाद देखो कितनी ऐसी संख्या हैं जिनके ऊपर बार नहीं है। मेरी बात पर नोटिस करना मैं क्या कह रहा हूँ कि पॉइंट देखो यहाँ पे, और पॉइंट के बाद इतनी संख्या देखो जिसके ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ पे ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसके ऊपर बार ना हो पॉइंट के बाद। ओके, यहाँ पॉइंट के बाद देखो एक ही संख्या ऐसी है जिसके ऊपर बार नहीं है, वो है 5। 5 पॉइंट के बाद है ना, और एक ही संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक संख्या को छोड़ के ऐसे लंबी रेखा खींच लेंगे। ओके, एक एक को, और यहाँ 2 होती ना, अगर देखो यहाँ पे लिखा होता 11.567 और बार, पॉइंट के बाद अगर यहाँ 2 संख्या होती हैं जिसके ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ पे 1 और 2, फिर यहाँ लंबी लाइन खींचते हैं यहाँ। ओके, समझ में आया। तो पॉइंट के बाद देखेंगे कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, ठीक है, एक के ऊपर बार नहीं है। अब उसके बाद देखो यहाँ देखो यहाँ कितनी संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार है, यहाँ कितनी संख्या के ऊपर बार है, 2 संख्या के ऊपर बार है, तो 1 और 2 इन दोनों का लेना होगा मैं एलसीएम। कितना लेना होगा, 1 और 2 का क्या लेना होगा एलसीएम। एलसीएम 1 और 2 कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो यहाँ पे बाद 2 संख्या के बाद ऐसे लाइन खींच दो, 2 संख्या के बाद ऐसे लाइन खींच दी। ओके, बस इतना करना है हमें। अब देखो इसे ऐड कर देंगे, तो यहाँ से ऐड करना शुरू करेंगे। ये जो डंडा हमने खींचा है ना, इससे एक डिजिट बाद यहाँ से ऐड करना शुरू करेंगे, तो 6 और 4 10, 0 आ गया, 7 और 4 11 और 1 12। ओके, 6 और 4 10 और 1 11, ठीक है, 4 5 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 1 3 34। तो हमारे पास जो ऐड करके कितना आया 34.012। अब बार किसके ऊपर लगेगा, जो इसके बीच में आ रहा होगा। देखो इसके बीच में कौन आ रहा है, ये 1 2, तो इसके ऊपर बार लग जाएगा ये 34.012, इसके ऊपर लग जाएगा बार। अब ये इन दोनों का जोड़ करने के बाद क्या आया, ये 34.012। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 34.0 और 12 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या है 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है, 1 2 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब इसमें से हमें घटाना है 33। ओके, 0.5 और यहाँ पे हो रहा है रिपीट 9 9। यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, एक सेकंड में ढंग से लिखता हूँ उसे। तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है 5, ये हो गया 9 9 9 9। इसके नीचे ये है, फिर फिर यहाँ नीचे लिखेंगे 9 9। ओके, डॉट 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 ऐसे रिपीट हो रहा है 9, क्योंकि 9 के ऊपर ही तो बार है। अब देखो मैंने क्या बोला था कि हम किसके ऊपर बार लगाएंगे एंड में, हमें कैसे पता लगेगा। तो एक संख्या तो हमारी ये है 34.012 के ऊपर बार है, और एक संख्या हमारे पास कितनी है 33.59। अगर पहले नहीं समझ में आया था ना, दोबारा देख लो। तो ये देखो, अब देखो
पॉइंट के बाद ऐसी कोई संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं है। मैंने क्या बोला, पॉइंट के बाद ऐसी कोई संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं है। हाँ, एक संख्या यहाँ पे है और एक संख्या यहाँ पर है, तो एक ही है। तो पॉइंट के बाद एक संख्या के बाद ये लंबी रेखा खींच दो, ठीक है, ये खींच दी हमने। ओके, अभी हमें क्या करना था, माइनस करना था, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये देखो इसके ऊपर कितनी डिजिट के ऊपर है, 2 डिजिट के ऊपर बार है। यहाँ कितनी डिजिट के ऊपर, 1 डिजिट के ऊपर। यहाँ 2 डिजिट के ऊपर बार था, यहाँ 1 डिजिट के ऊपर बार था। 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 2 होगा। तो 1 और 2, 2 संख्या के बाद यहाँ पे ये रेखा खिंच जाएगी। ओके, रेखा खिंच जाएगी यहाँ पे, इसे इरेज कर देता हूँ मैं। अब इसमें क्या है, माइनस कर दो। माइनस कैसे करेंगे, देखो यहाँ से ऐड, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से एक है ना, एक यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ से कैरी आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2। 9 10 11, यहाँ पे कितनी कैरी आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2। फिर यहाँ कितना बचेगा, 10 में से 9 जाएंगे तो 1। फिर यहाँ बचेगा 9 में से 5 जाएंगे तो 4, ठीक है। और पॉइंट यहाँ पर 3 बचा, 3 में 3 गए तो 0। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 0.412। बार किसके ऊपर लगेगा, इन लाइन को खींच दो आगे, ये हो गया, ये हो गया, बार लगेगा 12 पर, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.412। ये समझाने में थोड़ा टाइम लगा है, अगर आप इसे सीख जाओगे तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दूसरे मेथड से करोगे वो लंबा हो जाएगा, यही मेथड बेस्ट होगा, डायरेक्ट इसे ऐड कर सकते हैं। ओके, एक बार सीख लेना, उसके बाद आप कर सकते हैं आसानी से। आज का लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, दो शहरों दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी 360 किलोमीटर है। यहाँ है दिल्ली और एक है जयपुर, इन दोनों की दूरी कितनी है, 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर। उसके बाद एक कार दिल्ली से जयपुर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, दिल्ली से जयपुर जाती है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और उसी मार्ग से यानी इसी लाइन से, इसी मार्ग से यानी 360 किलोमीटर वाली ही लाइन से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जयपुर से दिल्ली वापस लौटती है, और इसी लाइन से 120 किलोमीटर की रफ्तार से वापस लौटती है। तो कार की औसत चाल कितनी होगी। अरे भाई मुझे ये बताओ, जब वो जो कार है वो दिल्ली से जयपुर गई है और जयपुर से दिल्ली आई है, यानी डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस सेम है। और जब डिस्टेंस सेम हो और हमें एवरेज स्पीड निकालनी हो तो उसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जब डिस्टेंस सेम हो, तो वो होता है क्या, 2v1, यानी v1 v2 और v1 प्लस v2। v1 v2 क्या है, x1 x2 लिख सकते हैं, या xy ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो और करके लिख देता हूँ मैं, 2xy और x प्लस वाई ऐसे भी लिख सकते हैं। ये है आने की स्पीड, यह है जाने की स्पीड, ठीक है, या फिर जाने की स्पीड, आने की स्पीड, कुछ भी मान सकते हैं। तो यह हो जाएगा 2, किस स्पीड से गई थी वो, 80 स्पीड से कार, और आई कितनी स्पीड से, 120। यहाँ पर जोड़ देंगे 80 और प्लस के 120 कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा, अगर हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 2 इंटू में 80 इंटू में 120, तो ये हो जाएगा हमारा 80 और 120 कितना होता है, 200। तो 0 से 0 खत्म, ये 0 तो जी 0, 2 से ये खत्म, 12 8 कितने होते हैं, 96, 96 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी, 96 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 और आज का मॉक टेस्ट हुआ खत्म। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन में। कैसा लगा मॉक टेस्ट, और कोई सा सवाल अगर नहीं समझ में आया हो तो टेलीग्राम पर आप मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं। कैसा लगा मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन बताना जरूर, और मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट सॉल्यूशन में। धन्यवाद।